सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर ज़बरदस्त, आप बताएं। सर A1। सर आपको पता है हम बहुत सारी खबरें जो डिस्कस करते रहते हैं और इन्वायरमेंट जो है बहुत दफ़ा उसका मुद्दा होता है और हम उसके ऊपर बातें करते हैं, लेकिन आपस में करते रहते हैं, इसी हवा के अंदर वो बातें चलती रहती हैं। तो आज हमने सोचा कि हम बाकायदा एक एक्सपर्ट को बुलाएं, अहमद राफ़ी आलम, हु इज़ अ फ्रेंड ऑफ द शो, पहले भी आए हैं, माहौलियाती वकील हैं, बड़ी उनकी नज़र है इन तमाम चीज़ों के ऊपर। तो उनसे पूछेंगे आज के जो पंजाब गवर्नमेंट का और पूरे पाकिस्तान का इनफैक्ट इस बजट का भी इनफैक्ट इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज और दीगर इन चीज़ों के ऊपर जो फोकस है, आया उससे कुछ होगा या इट्स जस्ट मोर इंक ऑन पेपर? चलें जब आप पूछेंगे वो बता देंगे। बिल्कुल हाजिर। बट सबसे पहले बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी थैंकफुल, आई एम अ बिग फैन ऑफ द शो। अच्छा राफी, ये अभी आजकल क्योंकि EPA स्टिकर्स पे बड़ा जोर है, तो उस पे हमें तो मतलब कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका में भी होता है, साल में आपने एक दफ़ा लेना होता है, लेकिन उधर तरीक़ाकार ये है कि आप अपनी वर्कशॉप पे जाते हैं और उनसे आप सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। यहाँ पर जो किया गया कि जी सिलेक्ट पॉइंट्स, वो सिलेक्ट पॉइंट शुरू 1 से हुआ, अब शायद शहर में 5-6 हैं, लोगों की 4-4 किलोमीटर की लाइनें लग गई, इस गर्मी में AC चल रहे हैं और गाड़ियाँ स्टार्ट हैं और वो उसकी वजह से जो आलूदगी पैदा हो रही है उसका भी ख्याल नहीं रखा गया। तो ये अगेन शुरू ये किया गया 4 व्हील पे, हालांकि ज़्यादा मसला 3 व्हीलर और 2 व्हीलर का है। तो ये मतलब ये मेरे सवाल जो है ना, सवाल ही नहीं ख़त्म होंगे, आप कहीं आपने इंटरवीन करके जवाब देना शुरू करना है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि चंद हफ्ते पहले महकमे वालों ने मुझे फ़ोन किया और मेरी गाड़ी का जो है मेरा ख्याल 15 सेकंड में मैंने वो गद्दाफ़ी स्टेडियम के साथ गाड़ी रोकी, कोई था नहीं, मैं 2 सेकंड बाद निकल गया, स्टिकर है मेरी गाड़ी पे, आई एम वेरी हैप्पी। और बाकी सारे अब लाइन में लगे, यार यू वर्ंट देयर फास्ट इनफ। यही होता है ना, जब ऐलान होता है किसी चीज़ का, हम सारे लेट पहुँचते हैं तो लाइन लंबी होती है, तो ज़ाहिर बात है फिर थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ देखें, गाड़ियों पे और गाड़ियों के धुओं की वजह से हवाई आलूदगी जो है हमारे शहरों में बहुत बुरी है। ज़्यादातर जो हवाई आलूदगी वो गाड़ियों से ही आती है, तो कहीं ये इस पे काम करना शुरू करना पड़ेगा। तो ये एमिशंस टेस्टिंग एक चीज़ है, इसके साथ साथ मेरे ख्याल से बहुत अहम जो चीज़ है वो ये है पेट्रोल की क्वालिटी। जो पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल दस्तयाब है वो दुनिया का गंदा तरीन है, वो यूरो 2 तक नहीं पहुंचता, ऑल्दो जो हम इंपोर्ट करते हैं वो यूरो 4 है। लेकिन यहाँ जब वो सिस्टम में आता है, आप देखें लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े बड़े शहरों में आपको यूरो 4 1-2 शायद पेट्रोल स्टेशन पे मिलेंगे, आमतौर पे ये दस्तयाब नहीं है, तो वो भी आपको करना होगा। फिर आपने बात बिल्कुल सही की, जो 4 व्हीलर्स हैं उनकी तो तादाद कम है बनिस्बत मोटरसाइकिलों की, उन पे भी काबू करना पड़ेगा। अभी पिछले 10-15 सालों के अंदर जो चाइनीज़ इंपोर्ट्स आए हैं साइकिल, उनकी एमिशंस बहुत बुरी हैं, आई मीन दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव एज़ वेल, तो उन पे भी किसी न किसी तरह काबू करना पड़ेगा। और वहाँ मेरे ख्याल से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स की मार्केट में शायद हमें कोई इजाफा देखेंगे, अगर बैटरीज़ की कीमत थोड़ी सी कम हो जाए तो विल से ह्यूज जंप ओवर दैट। मैं चंद दिन पहले कराची में था और सिर्फ एयरपोर्ट से, आई हेट यूजिंग दिस एज एन एनालॉजी, मैं फिर वो अंकल की तरह साउंड करता हूँ कि यार वो अब वो सिग्नल फ्री हो गया है, मेट्रोपोल तक 10 मिनट में पहुँच, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैं एयरपोर्ट से जब शहर जा रहा था, कुछ 10 मुझे शोरूम्स नज़र आई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की और मोटरसाइकिल्स की। सो देयर इज़ एन अपटेक ओवर हियर। और अब लाहौर के अंदर और बड़े बड़े शहरों के अंदर आपको ये EV बाइक्स नज़र आ रही हैं और बड़ी खुशी की बात है कि ये मार्केट के अंदर आ रही हैं, बिकॉज ये सब चीज़ें जो हैं एक एक करके जब होंगी तो फिर हवाई आलूदगी पे हम काम कर सकेंगे। इसके अंदर जैसे आपने पेट्रोल का जिक्र किया है, ये खबर भी आई थी कि EPA को एक इजाफी चार्ज दे दिया गया है कि वो दीगर पेट्रोल पंप्स के ऊपर भी जाके छापे मार के उनकी फ्यूल क्वालिटी चेक कर सकते हैं। अब ये तो चलें, एक बात होगी ना कि आप छापे मार सकते हैं और फ़र्ज़ करें आपने छापे मार के ये चीज़ पता भी कर ली है जी कि फ़लाने पेट्रोल पंप का पेट्रोल ठीक नहीं है, उसके बाद क्या करेंगे? हाँ। कि उसको बंद कर देंगे? चलें उसको भी बंद कर दिए, वो तो एक पेट्रोल पंप है। ओवरऑल एज अ नेशनल पॉलिसी क्या ये मसला रिफाइनरीज़ की हद तक है? क्या हम जो तेल इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम गलत जगह से मंगवा रहे हैं? क्योंकि अगेन ये तो एक बड़ी ऐसी चीज़ है जो नज़र नहीं आती। स्मोक तो नज़र आना शुरू हो गई, इसलिए ऊपर लोगों ने बात करना शुरू कर दी। ये चीज़ चूँकि दिखती नहीं है तो ये हुकूमत की तरफ से बिकती नहीं है कि जी ये भी बहुत बड़ा मसला है। आई थिंक उनका फोकस भी नहीं है।
देखिए, ये सबसे पहले मैं ये बताऊं कि 18वीं तरमीम से पहले माहौल का जो मौजू था वो वफाकी और सूबाई सतह दोनों पे कानून साजी होती थी उस पर। लेकिन एक वफाकी कानून था 1997 एनवायरनमेंट एक्ट का, जिससे वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी और सूबाई एजेंसीज़ जो हैं बनाई गई थी, और उनको उस वक्त 18वीं तरमीम से पहले वफाकी EPA को ये क्या कहते हैं कानूनी इख्तियार था कि वो गाड़ियों में जो पेट्रोल है उसके मेयार के स्टैंडर्ड्स को प्रिस्क्राइब कर सकें। ठीक है जी। अब 18वीं तरमीम के बाद जब ये शोबा जो है ये एक किस्म का सूबाई मसला बन गया और सूबों ने अब अपने माहौलियाती कवानीन बनाए और माहौलियाती एजेंसीज़ बनाई हैं, उस कानून साजी के अंदर उन्होंने अपनी सूबाई एजेंसीज़ को वही इख्तियार दिया जो कि पुराने वफाकी एजेंसी के पास होती थी कि आप पेट्रोल के मेयार को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मगर हमें सारों को पता है कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल आता है उसका जो मेयार है, उसकी क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो वफाकी लेवल मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से होती है। सो एक किस्म की गलती हो गई है 18वीं तरमीम की कानून साजी में कि ब्लैक एंड वाइट कानून के अंदर सूबाई इदारे के पास इख्तियार है ना सिर्फ पेट्रोल की क्वालिटी पे, मगर गाड़ियों में एमिशंस जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर्स वगैरह होते हैं, एमिशंस कंट्रोल डिवाइसेस, वो भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मगर रियलिटी ये है कि उनके पास ऐसा वो लिख के ऑर्डर लिख सकते हैं लेकिन उस पर कोई अमल दखल नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली अ फेडरल प्रॉब्लम। तो ये एक मसला है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो ये पेट्रोल का मेयार है ये अभी का मसला नहीं है, पिछले 20-25 साल का है। कोई 2005-6 में होना ये है कि हमारी जो रिफाइनरीज़ हैं वो एक आप समझ लें मिडीवल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती हैं जेट फ्यूल को और क्रूड को सेपरेट करने के लिए। दे डोंट यूज़ व्हाट्स कॉल्ड हाइड्रो क्रैकिंग, और हाइड्रो क्रैकिंग से ही आप ये यूरो 4, 5, 6 के मेयार तक पहुंच सकते हैं। रिफाइनरीज़ को अपग्रेड करने के लिए आपको तकरीबन $1 अरब लगेगा फ़ी रिफाइनरी। हमारे पास 5 रिफाइनरीज़ हैं, एक यूरो 4 तक आ जाती है, बट वी नीड $4 बिलियन फॉर दैट। वो एक आप समझ लें IMF लोन ही है, और IMF लोन में जितनी दिक्कत और मुश्किलात पैदा होती हैं आप समझ लें उतनी ही हैं टू गेट द रिफाइनरीज़ अपग्रेड। लेकिन 2005-6 में वफाकी हुकूमत ने रिफाइनरीज़ को क्या कहते हैं ये कानून साजी करके उनको कहा था कि आप एक सेस कलेक्ट कर सकते हैं, और वो कलेक्ट करते करते जब भर जाएगा तो उन पैसों से आप अपनी रिफाइनरीज़ अपग्रेड कर सकते हैं। अच्छा, उसके तो तकरीबन 20 साल हो गए, वो पैसे पता नहीं कहाँ गए हैं। लेकिन 3 साल पहले मेरे ख्याल से एक नई वफाकी पॉलिसी आई है जिस पे दोबारा ये रिफाइनरी अपग्रेड पॉलिसी जो है वो अब आ गई है। आई थिंक इनके पास अब 10 साल हैं, वो लेवी कलेक्ट करके अपनी अपग्रेड करेंगे। सो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस और महंगा प्रोसेस है। ये एक दिन क्या कहते हैं या ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इस पर मेरे ख्याल से काम किया जा रहा है अभी। क्योंकि देखिए ना, एक वो नई चीज़ भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो कि है गार्बेज टैक्स। तो अब वो बहुत से बिल्कुल अच्छा, उस पर भी अगेन फीस, गार्बेज फीस, हाँ, तो उस पर भी जो है हमें कॉन्सेप्ट को लेकर कोई एतराज़ नहीं है। एक तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये मेरे ख्याल में मुश्किल से पंजाब में 8 शहरों में है, हाँ। उसके अलावा ये कहीं पे है ही नहीं, ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह प्रॉपर्टी टैक्स लेने का कोई जवाज़ ही नहीं है लोकल गवर्नमेंट के अलावा किसी के पास, मेरे ख्याल में तो कूड़ा टैक्स लेने का भी जवाज़ ही नहीं है सिवाय लोकल गवर्नमेंट के अलावा किसी के पास। अब बात आपकी बिल्कुल ठीक है। कोई 6-8 वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं पंजाब के बड़े बड़े शहरों में। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सबसे बड़ी है, मेरे ख्याल से हर दिन कोई 6000 टन कूड़ा जो है ये लाखों डेर जाता है। मगर अगर आप पंजाब के बाकी जो सारे शहर हैं उनको इकट्ठा कर लेना, मुश्किल से 3000 टन दिन के निकलते हैं उन सारों के। सो स्केल इज़ वेरी डिफरेंट। तो वही मैं कह रहा हूँ कि छोटे मोटे जो शहर हैं उनमें मसला इतना बुरा नहीं है, वो मैनेजमेंट का एक बेसिक मसला है। और जहाँ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, मैं हैरान हूँ कि आज तक किसी ने कोई वेस्ट मैनेजमेंट की फ़ीस जो है किसी टैक्स के अंदर नहीं दी। ये जब कंपनीज़ बनी थी, इनको चूँकि ये कंपनीज़ हैं, सूबाई हुकूमत पे क्या कहते हैं ये पाबंदियां हैं कि वो कंपनीज़ को ये ग्रांट्स नहीं दे सकते, उनको सिर्फ लोन्स दे सकते हैं। तो ये कंपनीज़ जब बनी थी ये हुकूमत पंजाब से लोन ले रहे हैं एज इनकम, और वो फिर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इन कंपनीज़ की फिर जो बैलेंस शीट्स हैं उनमें आप देखें एक लोन जो है वो बढ़ता जा रहा है, और फिर ऑडिटर्स भी पूछते रहते हैं। सो देयर इज़ अ डेस्परेट नीड कि ये टैक्स या ये फ़ीस जो है इसको इकट्ठा किया जाए। लेकिन कानून साजी के अलावा मेरे ख्याल से, और वही या तो लोकल गवर्नमेंट को आप इख्तियार दें या कानून साजी से इन कंपनीज़ को एम्पावर करें कि वो फ़ीस कलेक्ट कर सकें, क्योंकि आमतौर पर कंपनी जो होती है वो फ़ीस तो नहीं कलेक्ट कर सकते ना इस तरह। सो ये मुश्किल काम होगा, क्योंकि ये सारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़, इतना मुश्किल काम है कूड़ा उठा के कहीं भेजना, अब पैसे भी इकट्ठे करना, वो काम ही मुख्तलिफ है ना, और ये शायद इनसे ना हो।
बट होना चाहिए, बिकॉज देखें जो भी ये 13,000 15,000 लोग लाहौर के अंदर 2 शिफ्टों में 6,000 टन कूड़ा उठा के लाकड़ों बेचते हैं, दे आर हीरोज एंड दे नीड टू बी पेड। बिल्कुल, और इस पर हम मज़ीद डिस्कशन करते हैं क्योंकि जो हमारा लाहौर की डस्टिंग भी शुरू हो रही है अभी कुछ देर तक, उसके ऊपर भी हमने बात करी। इससे पहले हम EPA की बात कर रहे थे, उसके अंदर आपने एक लफ्ज़ अभी इस्तेमाल किया कैटलिटिक कन्वर्टर, जिससे बहुत सारे जो हमारे अवाम है शायद आगाह नहीं वो चीज़ क्या होती है, इस चीज़ से कतई नज़र कि उनकी शायद व्हीकल में लगी हो वो चीज़, उनको पता नहीं है। मोटरसाइकिल्स जो हैं जो हमने बात की थी कि उनकी एमिशन टेस्टिंग कैसे करेंगे, अब ये तो हमें पता है कि एक जो बाइक पता नहीं कितने सालों से बनी आ रही है वो उसी तर्ज की मोटरसाइकिल जो है अभी भी यहाँ पे आ रही है। अलबत्ता जो कुछ कंपनीज कहती हैं कि अब इस साल के बाद हमने तो कैटेलिटिक कन्वर्टर दे दिया था। नंबर 1, इज़ दैट ट्रू? एंड नंबर 2 कि जिन लोगों के पास कैटेलिटिक कन्वर्टर नहीं लगा हुआ और गवर्नमेंट जो है उनकी EPA टेस्टिंग भी नहीं कर रही, या फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट अब नेक्स्ट फेज़ में कहती है कि आप कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाएं, तो क्या गवर्नमेंट उनको पैसे देगी ये लगाने के लिए? क्या उनसे बाइक वापस लेगी, उसके ऊपर नया वो पुर्जा लगेगा? कैसे होगा ये? वो अब क्या कहते हैं, बाइक की कीमत थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये अमेरिका में भी हुआ था 70 की दहाई में, पिछली सदी में, जब न्यूयॉर्क के मेयर ने मिशिगन की बड़ी गाड़ी मैन्युफैक्चरर्स को कहा था कि आप न्यूयॉर्क के अंदर कैटलिटिक कन्वर्टर के बगैर गाड़ी नहीं बेच सकेंगे। तो वो इंडस्ट्री जो है वो चीख उठेगी जी, कीमतें बढ़ जाएंगी, कैपिटल कॉस्ट हमारी बढ़ जाएंगी। लेकिन उनका फिर एक्सपीरियंस ये रहा अगले 4-5 सालों में, लेकिन दैट इट वाज, वो कहते हैं ना, सेंट्स टू द डॉलर। इवेंचुअली जब ये कॉस्ट जो है कंज्यूमर तक पहुंचती है तो वो अब्जॉर्ब किस्म की हो जाती है। यूल गेट 2-4 हज़ार रुपये आपकी गाड़ी थोड़ी और महंगी हो जाएगी, बट इट बी मिनिमल कॉस्ट, किसी को पता ही नहीं चलेगा। मगर कैटेलिटिक कन्वर्टर जो कि जब तेल जलता है और जो गैसेस पैदा होती हैं उनको काबू करने के लिए आप गाड़ी में लगाते हैं ताकि धुआं जो है वो बेहतर और साफ़ और निकले। उसमें मसला पाकिस्तान में ये है कि हमारी जो फ्यूल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं एक ये RON, मुझे ये याद नहीं है उसका बनता क्या है, रिसर्च ऑक्टेन नंबर, कि वो कितनी परसेंटेज तेल जो है जल रही है। सो इफ इट्स 99% इट्स वेरी इफेक्टिव। अगर 85% तेल जल रहा है एक साइकिल के अंदर तो फिर 15% धुआं बाहर निकल रहा है। सो जितनी आपकी एफिशिएंसी RON बढ़ेगी उतना आपका पेट्रोल का मेयार जो है वो बेहतर होगा। तो तकरीबन 20-1 साल पहले यहाँ जो RON था वो 80s में था, 82, 85, 87। तो ओगरा ने एक डायरेक्शन दी थी कि RON जो है वो 87, 89, 92 का आना चाहिए, 90 से अबव होना चाहिए। तो हमारी कंपनीज़ ने रिफाइनरीज़ को बेहतर नहीं किया, मगर एक केमिकल एडिटिव जिसको हम मैंगनीज़ कहते हैं वो पेट्रोल में डालना शुरू कर दिया। मैंगनीज़ एक हैवी मेटल है जो कि RON को बढ़ा देता है छुपा कर। तो आप मैंगनीज़ पेट्रोल में डालें, RON बन जाएगा 94, 95, धुआं उतना ही निकल रहा होगा पीछे से। मगर इसके अंदर अब आपने मैंगनीज़ डाल दी है, वो हैवी मेटल है, वो कैटलिटिक कन्वर्टर तो गैस को पकड़ता है, मेटल को तो पकड़ता नहीं है। तो ये मैंगनीज़ जो है ये कैटलिटिक कन्वर्टर्स को खा जाता है। और 2016 में मेरे ख्याल से टोयोटा करोलास जो आई थी उनमें कैटलिटिक कन्वर्टर्स थी, वो सब फेल हो गई थी मार्केट के अंदर बिकॉज ऑफ दिस मैंगनीज़ प्रॉब्लम। तो वो भी एक इशू है अदर देन द मोटरसाइकिल्स कि जस्ट द क्वालिटी ऑफ फ्यूल, जैसे मैं कहा गंदा तरीन दुनिया में गंदा तरीन पेट्रोल। अब तो कुछ पेट्रोल पंप्स पे अगर आप जाएं तो अगर आपको लग रहा कि फ्यूल ठीक नहीं है तो वो यही चीज़ छोटी बोतल में बेचते हैं, गोल्डन ऑक्टेन बूस्टर, वही होगा। तो अपने टैंक में डाल दें आप, तो आपको लग रहा है आपने मतलब ज़ेन से बात नहीं किया, मेरा गाड़ी हालांकि यूर सेलिंग अस इज़ द सेम थिंग, इनफैक्ट आप हार्म दे रहे हैं अपनी गाड़ी को मज़ीद। अच्छा, लास्ट ईयर जो स्मॉग थी उसमें मुल्तान तो 2200 क्रॉस कर गया था। अच्छा, अब जो आप जैसे लोग हैं जिनको हमारे से भी ज़्यादा पता है, आप कैसे रहते हैं इस जगह पर? देखिए, पिछले साल जो अक्टूबर-नवंबर में AQI हमने देखा था, आई मीन रिकॉर्ड ब्रेकिंग। लाहौर में मेरा 2500 से ज़्यादा थी, 2800, अनबिलीवेबल। मुल्तान में 1500, रहीम यार ख़ान में। अब देखिए ना, मुल्तान में आबादी है या इंडस्ट्री है कि वो 200-300 AQI से ज़्यादा हो वहाँ। तो ये 1800, 2000 जो देखा, दिस वाज अनॉमलस। इस पर कोई, चूँकि हमारे पास कोई इधर बंदे बैठ के इस पर रिसर्च नहीं करते, मैं तो वकील हूँ, ठीक है, थोड़ा इधर ट्विटर इंटरनेट से देख लिया, थोड़ा दोस्तों से बात कर ली, लेकिन जो असम्पशन चल रही है वो ये है कि आम तौर पे जो स्मॉग सीज़न आता है वो शुरू होता है जब गर्मियों के बाद सर्दी आना शुरू हो जाती है, इन लेट अक्टूबर, ठीक है ना जी। अब उसके नतीजे में होता ये कि मानसून की हवाएं जो हैं वो रुकना शुरू हो जाती हैं, और ये उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। हवा जो है वो ईरान से आने शुरू हो जाती है, और ये अक्टूबर नवंबर में हवा शुरू हो जाती है।
वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, लेकिन जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा गर्मी का सीज़न बढ़ता जा रहा है ना, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लेट आ रही हैं। तो हमने पिछले साल जो देखा था मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में तकरीबन 1.5 महीना फासला था, और उस 1.5 महीने में हवा के पास कोई जगह नहीं थी जाने के लिए। तो जब क्रॉप बर्निंग शुरू हुई थी, दिस वाज क्रॉप बर्निंग ट्रैप्ड इन द कंट्री, और ये मेरे ख्याल से वो था। बिकॉज एंड जितना ये समर्स हमारे बढ़ते जाएंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से, वी विल बिगिन टू सी ये डस्ट पैटर्न्स बिफोर द स्मॉग सीजन इज़ वेल, ये मेरे ख्याल से होना शुरू हो जाएगा। मगर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, जैसे मैंने कहा दोस्तों से इधर इंटरनेट ट्विटर से और थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज के बारे में जानता हूँ। आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड। अच्छा, मेरा तो ये ख्याल था कि पिछली दफ़ा के बाद पाकिस्तान स्मॉग को सीरियसली लेगा, और उसकी वजह नंबर्स नहीं थे, उसकी वजह ये थी कि अक्टूबर से दिसंबर तक शादियां नहीं हो सकी। सर अगर ये, हाँ यू राइट, लेकिन इसके बावजूद सीरियसली नहीं लिया गया। उन्होंने फिर वो कसर निकाली जनवरी से मार्च। लेकिन सर शादियां कुछ लोग कर रहे थे, वो अपने छोटे फंक्शन पहले कर रहे थे एयर प्योरीफायर के साथ, और बाकी फंक्शन उन्होंने बाद में, लेकिन ऐसी शादियां भी तो नहीं, चल वो रही थी। क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स भी नहीं हो सकती बिकॉज, एंड आई सपोज मेहंदी पे जो आप एग्जर्शन करते हैं उस पर भी मसला होगा। अच्छा, तो जो अब चले हमारे पास ये EPA आप कह रहे हैं हमारे पास हमेशा से थी, एक 97 से कानून मौजूद था, एक वफाकी लेवल पे भी और सूबाई लेवल पे, फिर 18वीं तरीन के बाद। तो हमें तो अभी पता चला है 2025 में कि EPA, क्योंकि उसके हमने बोर्ड देखना शुरू कर दी, पहले तो हमें पता ही नहीं था। आपको मुबारक हो। तो ये जो स्मॉग भी है, क्या इनके मैंडेट में सिर्फ जो है गाड़ियों की इमिशन टेस्टिंग है, या पेट्रोल देखना है, या स्मॉग के ऊपर भी हमने, अगर मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि अगर हमने फिंगर पॉइंटिंग करनी है अब, तो ये EPA वो इदारा है जिसको हम जाके पूछेंगे जी कि आपने क्या किया स्मॉग के ऊपर? उनसे पूछा जा सकता है, और भी इदारे हैं। अब जो ये माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ इदारा बना है, इसके जो आप समझ लें 1-2 बड़े जो काम हैं, सबसे पहले ये है आलूदगी पे पाबंदियाँ, दूसरा आप समझ लें एनवायरमेंटल अप्रूवल या NOC, फिर ये जो हैज़र्डस केमिकल्स वगैरह हैं उन पे पाबंदी, मोटर कार्स पे, और फिर इन्वायरमेंट ऑर्डर्स पास करना। ये 5 उनके इख्तियार हैं, और इसमें जो आलूदगी पे काबू करने के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं मुख्तलिफ़ किस्म की आलूदगी के लिए। तो अगर आप पानी फेंक रहे हैं अपनी फैक्ट्री से, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड है, मेरा ख्याल कोई 32 मुख्तलिफ़ केमिकल्स हैं जिसका जायज़ा लिया जाता है कि अगर वो पानी में जा रहा है तो उससे अगर कोई बढ़ के चीज़ हो तो फिर आपके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा सकता है। सिमिलरली अगर आपकी फैक्ट्री है, उसके धुएँ जो हैं उसमें मेरा ख्याल 16 मुख्तलिफ़ केमिकल्स का जायज़ा लिया जाता है, और अगर आप उनकी हद से ज़्यादा हैं तो फिर आपके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा सकता है। फिर गाड़ियों की एमिशंस का एक स्टैंडर्ड है। तो इस तरह के स्टैंडर्ड्स हैं, और इस हद तक एजेंसी को डिज़ाइन किया गया। अब स्मॉग जो चीज़ है, क्लाइमेट चेंज जो चीज़ है, वो इन 5 इख्तियारात से काबू नहीं किया जा सकता। आपको हवाई आलूदगी के लिए ना सिर्फ पेट्रोल को, जो कि जैसे मैंने कहा वफाकी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और साथ साथ सूबाई एजेंसीज़ की रेगुलेशन का काम है, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है, हमने शहर के डिज़ाइन चेंज करने होंगे। ये बड़े बड़े फासले जो हम लाते हैं ना रेजिडेंशियल एरियाज़ और हाउसिंग स्कीम्स के साथ, इस तरह रहना हमें बंद करना पड़ेगा। हमें ये कहते हैं ना मिड डेंसिटी मिड राइज में जाना पड़ेगा, जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बेहतर हो सकता है, उसमें अर्बन प्लानिंग आ जाती है। ये सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेंगी 5, 10, 15 साल के लिए, और फिर शायद असद, शायद अली 15-20% बेहतरी आएगी। दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म, वेरी एक्सपेंसिव लॉन्ग टर्म। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए तहफ़्फ़ुज़ी इदारों को डीजल डाले दिए गए हैं। सर इसी चीज़ को आप आगे लेके जाएंगे, डीजल दालों को। यहाँ पे जाना है अपने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब, हमारे साथ राफ़ी आलम साहब मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हम स्मॉग के बारे में बात करते, तो आपने ब्रेक से पहले कहा कि हम ये तमाम चीज़ें जो आपने बयान की अगर कर भी लें तो 15 से 20% फ़र्क शायद आए इस चीज़ के अंदर। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि हर अक्टूबर और सितंबर नवंबर जो है उसके अंदर यही सीन रहेगा, 2000, 2200, 1500, और हमारे बच्चे और जो अगली नस्ल है उस सबको इसको चीज़ों को कंज्यूम करना पड़ेगा। तो अब तो इसका मतलब इक्वेशन चेंज होगी, स्मॉग काबू नहीं हो रही तो उल्टी तरफ कुछ करना पड़ेगा कि मतलब कंज्यूमर को खुद अपने से कुछ इकदाम लेने पड़ेंगे। तो वो तो मास्क हैं या एयर प्योरीफायर्स हैं। एयर प्योरीफायर्स पे भी हमने सुना है कि
एक उनकी परफॉर्मेंस है, बट दे आर नॉट एज गुड एज जो लोग कहते हैं कि उनका सेंसर है इस किस्म का, पता नहीं। तो बहुत अजीब सी सिचुएशन है, पता नहीं रोज़ इसके ऊपर क्यों नहीं को बात कर रहे हैं। तो आप और मैं ही कर रहे हैं बस बैठ के बात, कुछ ऐसा ही लगता है। नहीं, रात को आप टीवी देखें, स्पेशली अक्टूबर नवंबर में, पता ही नहीं चलता कि स्मॉग है या शहरों के अंदर हवाई आलूदगी है। जो बातें हो रही होती हैं टीवी पे तो कहीं और हो रही होती हैं। अच्छा, वो आपने जिक्र किया ना कि जैसे ही अक्टूबर आता है बेसिकली थर्मल इन्वर्जन होती है जिसकी वजह से स्मॉग का सामना करना पड़ता है। लाहौर हाई कोर्ट में इसके ऊपर ऑन गोइंग चल रही हैं पेशियां, और मैं उसको बड़े गौर से पढ़ता हूँ। और उसमें मुझे याद है कि आज से कोई 3-4 महीने पहले जब से ये सर्दी का ज़ोर टूटा तो जज साहब ने बड़ी मुबारकबाद दी तमाम इदारों को कि आपके देखें कि जो मेहनत थी वो रंग ले आई है, स्मॉग ख़त्म हो गई है। हालांकि उसके बाद मैंने अपने हाथ से शूट की फसलों को आग लगे हुए पिछले महीने भी, मतलब हमारी जो आदात हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि जो हाई कोर्ट के अपने फैसले थे उन पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ कि जी हाई राइज है तो उसके ऊपर या तो आप कोई फल फूल लगाएं या फिर आप कोई वो लगाएं, क्या कहते हैं, सोलर। वो मतलब छोटी चीज़ें भी नहीं हो सकी, लेकिन सब ने आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दी। हालांकि बात ये है कि अभी गर्मी है तो हॉट एयर ऊपर निकल जाती है, जैसी थर्मल इन्वर्जन होगी सर्दी आएगी वो ऊपर नहीं जा सकेगी, वो ट्रैप हो जाएगी। हम तो वहीं के वहीं हैं। मेरे ख्याल से आज मैंने एक किस्म की गलती की है। मैं आपसे मेरा ख्याल पहले भी इस मौजू पे कहीं और बात हुई भी है। हम गलती करते हैं जब हम कहते हैं ये लाहौर का स्मॉग सीज़न है, बिकॉज़ ये नहीं, ये एक सालाना मसला है। जो इस वक्त गाड़ियाँ चल रही हैं वो अक्टूबर नवंबर को चलती हैं, जो इस वक्त डीजल जनरेटर चल रहे हैं वो अक्टूबर नवंबर को ही चलते हैं। चले हाँ, अक्टूबर नवंबर पे वो क्रॉप बर्निंग होती है 2-3 हफ्तों के लिए, लेकिन सीज़न तो आपका 4-5 महीने। आपको समझ ये आनी है कि ये हर दिन हम हवाई आलूदगी पैदा कर रहे होते हैं। होता ये है कि बरसात के अंदर कम से कम बारिश की वजह से आपको शायद महसूस ना हो, और उससे पहले गर्मियों का जो वक्त होता है उसमें वैसे से वो हॉट एयर राइजेस। तो आप जो बात कर रहे थे अप्रैल में जो फसलें जलती हैं वो बिल्कुल जलती हैं। रबी खरीफ के दरमियान जो क्रॉप होता है, सीज़न होता है, उसमें फसलें जलती हैं, लेकिन वो गर्मी का मौसम होता है, वो धुआं ऊपर चला जाता है, किसी को पता नहीं चलता है ऐसा। तो ये हम गलती करते हैं जब हम इसको लाहौर स्मॉग कहते हैं। इट्स ईयर लॉन्ग एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम, और इसीलिए लोग जो हैं वो जब मौसम चेंज हो जाता है वो बैठ के कहते हैं जी शायद हमने मसला हल कर लिया हो। मुझे तो पता है कि दिसंबर जनवरी में जब बारिश होती है तो महकमा माहौल के अंदर सारे जो है ना दुआएं देते हैं कि वो जान छूट गई ये साल, अब अगले साल जाकर देखेंगे। बट दिस इज़ अ मिस डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम, और यही तो सिम्टम है कि जब तक आप इसको इस तरह सालाना मसला नहीं समझेंगे और इसको काबू करने की इक़दामात नहीं उठाएंगे तो फिर ये उल्टी सीधी चीज़ें होती जाएंगी। जैसे आपको याद है पिछले साल जब ये 2400-2500 AQI हम देख रहे थे लाहौर के अंदर, हुकूमत पंजाब और EPA ने एक ग्रीन ऑर्डर्स पास किए थे कि शिमला पहाड़ी के इर्द गिर्द जो 6 सड़कें जाती हैं वहाँ रिक्शे नहीं चल सकते, वहाँ तिक्के कबाब की दुकानें नहीं चल सकती, जनरेटर नहीं चल सकते। ठीक है, अच्छा सैटेलाइट पिक्चर देखें ना तो काबुल से कलकत्ता तक धुआं ही धुआं है, मगर हमारा हल ये है कि शिमला पहाड़ी के इर्द गिर्द चूँकि US काउंसिलेट ने मॉनिटर लगाया हुआ है ना, उसके थोड़ा सा कम करने के लिए वहाँ हम पाबंदियाँ लगाते हैं। तो ये अब जैसे लास्ट ईयर भी ये एक तो ये इस किस्म की हमाकत टाइप चीज़ें प्रपोज हुई थी। मसनूई बारिश का भी एक हमने रखा था कि जी हम करेंगे वो। इनफैक्ट जब मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर थे तब आई थिंक वो जहाज़ आ गया था और मुवादा आ गया था, तब शायद एक करवाई थी। फिर पिछले अभी जो गुजरे स्मॉग सीज़न उसके अंदर शायद हमारी करंट चीफ मिनिस्टर ने भी कराने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे आज तक उसकी कोई डिटेल नहीं पता चली। और शायद एंड में उन्होंने कहा था कि ये फीजिबल नहीं है एक चीज़, इससे जो फ़र्क पड़ेगा वो बड़ा मामूली सा होगा। नहीं, इसमें तो मसनूई बारिश भी हम ज़्यादा सारी करा देते हैं तो वो भी नहीं, ये इस तरह की चीज़ें नहीं काम करती। वो आप हमसे पहले पूछ लेते हैं, हम आपको बता देते हैं। और इसी तरह इन्होंने स्मॉग टावर्स का भी कोई कोशिश की थी, स्मॉग टावर्स की, वो भी आप पूछ लें, मैं आपको 25-30 एग्जांपल दे दूंगा कि दुनिया के अंदर, बीजिंग, दिल्ली के अंदर, मेक्सिको के अंदर इन्होंने कोशिश की है, नाकाम रहे हैं। हाँ, उसके 3-4 फुट के करीब अगर आप खड़े हैं तो शायद आपको हवा साफ मिलेगी आपको। लेकिन आज से बात आपने चाइना का भी जिक्र किया। अब चाइना इज़ अ कंट्री जिसमें कुछ शहर जो हैं जो मोस्ट अफेक्टेड थे स्मॉग से, अब तो दिल्ली और लाहौर सबसे ज़्यादा हैं। चाइना ने कोई ऐसे इकदाम लिए होंगे यकीनन जो ओवर द ईयर्स उनको फ़ायदेमंद हुए हैं जी, तो हम उस चीज़ को क्यों नहीं रेप्लिकेट कर सकते? हम तो बहुत चीज़ें उनसे रेप्लिकेट करते हैं। देखें, चाइनीज़ इकॉनमी जो है उसका डिज़ाइन जो है बहुत मुख्तलिफ है पाकिस्तानी इकॉनमी से। लेकिन 2012-13 में जब ख़बर पहली निकली थी कि बीजिंग दुनिया का गंदा तरीन शहर है हवाई आलूदगी के हवाले से, वहाँ उनके जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने मसले को छुपाने की कोशिश नहीं की।
ना वो डरे, उन्होंने कहा इसका हमने हल निकालना है सियासी तौर पे और इकोनॉमिक तौर पे। तो सबसे पहले उनकी थी ये पॉलिटिकल विल कि हमने इस मसले को हल करना है, हमने 15 साल के अंदर एयर क्वालिटी को हाफ कर देना है। फिर बैठे और उन्होंने सोचा कि हवाई आलूदगी पैदा कहाँ से होती है, उसको कॉल्ड सोर्स अपॉर्चनमेंट। फिर उनको पता चला कोयले से जो हम बिजली बनाते हैं, गाड़ियों से पैदा होती है, इस तरह की चीज़ें। और फिर प्लान बना कि कोयले को डीसल्फराइज करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम बनाएंगे, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं आपको बताऊं स्केल जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 300 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने शहर, यानी कि 4 गुना पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ा दिया है पिछले 5-6 साल के अंदर। ये जो स्केल है चाइनीज़ इकॉनमी का वो पाकिस्तान मैच नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अब चाइनीज़ जो है मार्केट में नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है और उसके नतीजे में उनकी गाड़ियाँ तब्दील हो चुकी हैं। डीसल्फराइजेशन में उन्होंने बहुत तरक्की की और अपने सेकेंड हैंड कोल फायर्ड पावर प्लांट्स जो हैं हम जैसे पाकिस्तानियों को जाकर बेच दिए हैं, अफ्रीकनों को जाकर बेच दिए हैं और ख़ुद सोलर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ली। और अगेन सोलर में दे द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ सोलर इन द वर्ल्ड। और उनका स्केल इतना बड़ा है कि उसकी वजह से अब बीजिंग और शंघाई जैसे शहर हैं उनमें 20-30% हवाई आलूदगी में कमी हुई है। वी हैव सीन दैट। मगर वही कि पॉलिटिकल विल फिर इकोनॉमिक्स भी आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सस्ता काम नहीं है और हमारी सरकार के पास इसके लिए पैसे भी नहीं हैं। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को लाने की ज़रूरत पड़ती है। आप प्राइवेट सेक्टर को जिस तरह माहौलियाती कानून को इस्तेमाल करते हैं, बंदे को उल्टा टांग के चोर बुला के उसको डंडा मारते हैं, उसका दफ्तर सील करते हैं, मगर बिजनेसमैन के साथ अगर आपने काम करना है आप इस तरह सलूक नहीं कर सकते। यू हैव टू हैव टैक्स इंसेंटिव्स एंड यू नो रीबेट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। उसकी तरफ आपको तवज्जो करनी पड़ेगी। ग्रीन इंडिसेस लाने पड़ेंगे, ग्रीन स्टॉक एक्सचेंजेस करनी पड़ेंगे, ग्रीन इंश्योरेंस लानी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें चाइना में हुई थी ताकि प्राइवेट सेक्टर के पैसे जो हैं वो ईवीज़ के अंदर और सोलर के अंदर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर लगें। ये सारा काम करना पड़ता है। हाँ, लेकिन हमने लगवा के उसके बाद रीनिगोशिएट करना शुरू कर देना उसके हमने इनके कोल फायर्ड पावर प्लांट्स खरीदे, अब इनका सोलर भी खरीद रहे हैं। इन्होंने हमें 20 साल पहले देख लिया था कि ये आ रहे हैं, हमको 2 दफ़ा बेचेंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि इधर जो जाहिर है एनर्जी मिक्स एक चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर जो लोग ये बात करते हैं कि जी चाइना ने तरक्की हासिल की कोल से तो हम क्यों ना करें। अब ये जो तरक्की है, ये जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, इसमें मैं तो नहीं हूँ, मेरे होते हुए तो पल्मोनरी डिजीज़ हैं। अब ये जो लोग हैं ये बहुत सेल्फलेस हैं या ये बेवकूफ़ हैं या ये दिहाड़ी लगा रहे हैं? ये कौन सी तरक्की है अली कि बच्चे हमारे बाहर खेल नहीं सकते दिसंबर में? ये कौन सी तरक्की है? आप मिंगोरा जाएं फैमिली के साथ एक समर वेकेशन के लिए और 4 घंटों के अंदर पूरी फैमिली रोल जाए बिकॉज पीडीए में एनडीए में आपको कोई नज़र नहीं आती। ये कौन सी तरक्की है? अगर इस तरह की तरक्की है तो मुझे नहीं चाहिए इस तरह की तरक्की। बिजली रखें, फिर ज़रूरत नहीं है। 100 साल पहले भी हमारे पास बिजली नहीं थी, ठीक है, हमारे दादा परदादा इधर ही गुजरे थे ना विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो ठीक है, आप बस अपनी आदतें चेंज करें, हमें चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब एक और जो स्मॉग तो साथ साथ चल ही रही है, अगेन इन लिस्ट ऑफ थिंग्स जो पंजाब गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, उसके अंदर एक चीज़ जो है कि जी अब लाहौर को डस्ट फ्री किया जाएगा। तो अगेन ये हम कंप्लेन करते हैं अपने घरों के अंदर और दीगर और जगहों के अंदर कि जी लाहौर बहुत डस्ट आ गई लाहौर के अंदर, इस चीज़ को हमने काबू करना है। एक तो सवाल ये कि ये क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और ये कब होगा। हमने पहले भी अपने शो पर इस पर डिस्कस की थी, आपका इसका मैं पॉइंट लेना चाहूँगा। यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर, टेक अ ब्रेक और फिर इस मौजू पे आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। राफी आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले मैंने उनसे पूछा था कि लाहौर जो है वो डस्ट फ्री करने को जा रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट जो है, बहुत अच्छी बात है, डस्ट एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन अगेन इन मोस्ट थिंग्स जो हम पूछते हैं कैसे करेंगे इस चीज़ को, तो उसके बारे में आपको शायद इन्फॉर्मेशन मुझसे ज़्यादा हो, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। देखिए, ये डस्ट की जो बात है ये कोई साल एक पुरानी बात है मेरे ख्याल से। पहले जो था सरकारी तौर पे हवाई आलूदगी जो थी वो अक्टूबर में होती थी, हिंदुस्तान की वजह से थी, क्रॉप भरने की वजह से, सीजनल मैटर था। देखिए, मसला एक किस्म का ये है कि हवाई आलूदगी को समझने के लिए हमारे पास एक तो हमारी आंखें हैं और दूसरा हमारे पास मीटर होने चाहिए। अब मीटर के बगैर आप हवाई आलूदगी को गेज नहीं कर सकते, आंखों से पता नहीं चलता, सीरियसली पता नहीं चलता। चलो स्मॉग का एक सीज़न होता है उसमें मिट्टी नज़र आ जाती है, लेकिन बाकी साल जब AQI 300-400 होता है तो उस वक्त एयर पोल्यूशन नज़र नहीं आ रही होती। आपको मॉनिटर्स की ज़रूरत है और उन मॉनिटर से आपको पता चलेगा कि हवाई आलूदगी कितनी है और कहाँ से आ रही है। जब आप कहाँ से बात करते हैं, वहाँ पाकिस्तान में इस वक्त मेरे ख्याल 3 या 4 रिपोर्ट्स हैं जो कि हवाई आलूदगी को समझने की कोशिश करती हैं। 2 तो पंजाब की हैं,
एक 2018 में महकमा ज़राए ने निकाली थी, वो भी एयर स्मॉग के हवाले से। उन्होंने 11 ये चावल बनाने वाले डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हवाई आलूदगी का जायज़ा लिया था। उनको डर ये था कि ये क्रॉप बर्निंग की वजह से हो रही है, तो उन्होंने वहाँ जाके अपने मॉनिटर लगाए। 35 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के अंदर। तो वो जो रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि सालाना तौर पे तकरीबन 45% हवाई आलूदगी वो गाड़ियों के धुएं से आती है, वो 2018 के ज़राए रिपोर्ट की वजह से। उसके बाद 2022 में एक अर्बन यूनिट इदारा है, उन्होंने रिपोर्ट की थी पंजाब में। उन्होंने एक तारीखी स्टडी की थी 1990 से 2020 तक की, जहाँ उन्होंने सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन ली। अब सैटेलाइट इंफॉर्मेशन के भी आप समझ लें लिमिट्स हैं, बिकॉज सैटेलाइट से आपको ये नहीं मालूम कि ऑन द ग्राउंड पोल्यूशन क्या है। आपको समझ आ जाती है कि जी फ़िज़ा के अंदर कितनी पोल्यूशन है। सो वो स्टडी भी एक है, लेकिन उससे भी उनको समझ आ गई थी तकरीबन 40 मेरे ख्याल 45% हवाई आलूदगी गाड़ियों से आती है, फिर 20% जो है वो बिजली की पैदावार से। और इन स्टडीज़ से आपको समझ आती है कि हवाई आलूदगी कहाँ से आ रही है, और जितनी बेहतर आप ये स्टडीज़ करेंगे आपको समझ आएगी कि शहरों के अंदर आलूदगी कहाँ से आ रही है। जो अर्बन यूनिट ने एक मज़ीद स्टडी की थी सिर्फ लाहौर की, और सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट 2019 या 2020 की स्टडी थी, जिसमें उन्होंने कहा था तकरीबन 60% लाहौर के अंदर जो हवाई आलूदगी है वो गाड़ियों से आती है। तो जितनी आप फोकस्ड और बेहतर स्टडी करेंगे आपको समझ आएगी हवाई आलूदगी आ कहाँ से रही है। अब मुझे पता है कि एक पाकिस्तान एयर क्वालिटी इदारा है, प्राइवेट इदारा है, उन्होंने पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और क्वेटा की हवाई आलूदगी का जायज़ा लिया। और उन्होंने जो सिस्टम्स इस्तेमाल किए वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं। अब उनकी स्टडीज़ के अंदर डस्ट जो है वो आना शुरू होगी एज अ मेन फॉर्म ऑफ पोल्यूशन इन स्टडीज़ की वजह से। तो अब मेरे ख्याल से हुकूमत पंजाब की आंखें थोड़ी सी खुल गई हैं कि ये मसला जो है सिर्फ क्रॉप बर्निंग का नहीं है, ये गाड़ियों का भी है। एमिशंस टेस्टिंग उन्होंने शुरू कर दी है, और चूँकि ये सोर्स ऑफ पोस्टमेंट स्टडीज़ बेहतर हो रही हैं और हमें समझ आ रही है कि हवाई आलूदगी और भी जगहों से आती है, तो शायद इन्होंने अब डस्ट को भी काबू करने का मनसूबा बनाया होगा। लेकिन सवाल असद वही है कि कोई किस तरह करेगा। अब डस्ट कहाँ से आती है? मुझे तो याद है, ये एक्चुअली मैंने कहा ना 1.5 साल पहले की ये कहानी है। मुझे याद है महकमे के अंदर पिछले 8-10 साल के अंदर आप समझ लें हर साल 6 महीने बाद सेक्रेटरी DG ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जो नए शख्स आते हैं बेचारे को नया सीखना पड़ता है, और अच्छे काबिल अफसर हैं लेकिन मर्ज़ी के मालिक भी होते हैं। और एक जनाब थे तकरीबन साल पहले, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा था, मैं काफ़ी हैरान था क्योंकि ये स्टडी उस वक्त हुई नहीं थी। कहता था राफे लाहौर में मिट्टी बहुत है, इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो वो मेरा ख्याल वो भी इसके पीछे होगा कि वो DG साहब ने वो बात की थी, तो अब अफसरान उस पर काम कर रहे हैं। मगर ब्रॉडली स्पीकिंग जो कंस्ट्रक्शन जो ये हमारी बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं वहाँ से मिट्टी काफ़ी निकलती है, सड़कों के पार जो मिट्टी खड़ी होती है वहाँ से भी, और फिर गाड़ियाँ साथ से गुजरती है तो ये मिट्टी उठती है। तो उसको काबू करना मुश्किल काम है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फुटपाथ बनाने पड़ेंगे, ये स्प्रिंकलिंग करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन डस्ट पे किसी किस्म का काबू करना पड़ेगा। और उसके भी तरीके हैं, आप स्क्रीन्स लगा सकते हैं साइट्स के ऊपर ताकि मिट्टी जो है वो बाहर ना जाए। तो ये इक़दाम उठाए जा सकते हैं। आई होप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे लोग ऐसा। अच्छा राफे, मैं तो एक दौर में बहुत ज़्यादा मरूब रहा हूँ वेस्ट से। एक तो अब गाज़ा ने बहुत आंखें खोली हैं, दूसरा हम ये अक्सर सुनते हैं कि पाकिस्तान इतना कंट्रीब्यूट नहीं करता जितना पाकिस्तान सफ़र करता है ये पोल्यूशन को लेकर, क्लाइमेट को लेकर। और ये जो दुनिया की बड़ी बड़ी मुल्क हैं जिनमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है, ये ज़्यादा बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। हमसे अक्सर जो है फोरम्स पर वादे भी किए जाते हैं कि पाकिस्तान जिस चीज़ में से गुजर रहा है वो हमें निकालेंगे, उसके लिए पैसे देंगे। कोई ऐसा आपको नज़र आ रहा है कि मुस्तकबिल करीब में वो हमारी मदद को आएंगे, कोई पैसे हमें मिलेंगे? वादे हो जाते हैं, कुछ मिलता नहीं है। ये आप मौसमी तब्दीली की बात कर रहे हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं उनके असर तो मैं आपको बता सकता हूँ। 2022 के फ्लड्स जो थे उसमें तो स्टडी भी आ गई है इंपीरियल कॉलेज लंदन की कि जो बारिशें हुई थी उनकी शिद्दत में तकरीबन 50% इजाफा जो था वो ये 1 सेंटीग्रेड जो दर्जा हरारत बढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उसके नतीजे से। तो पाकिस्तान में उस साल जो फ्लड पड़े थे वो एक कुदरती मामला नहीं था, इट वाज अ मैन मेड डिज़ास्टर। जो बड़े ममालिक हैं उन्होंने तारीख़ी तौर पे जो ग्रीन हाउस गैसेस जो ज़मीन से निकाल के तेल कोयला जला कर उन्होंने अपनी सनत चलाई है और पैसे कमाए हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर फ्लडिंग्स हो रही हैं। अच्छा, फ्लडिंग तो हर जगह होती है, फ्लडिंग अमेरिका में भी होती है, फ्लडिंग पाकिस्तान में भी होती है। फ़र्क ये है कि हम गरीब मुल्क हैं और जब यहाँ फ्लड होता है लोगों की मिट्टी के घर होते हैं वो रुल जाते हैं, उनकी आमदनी बर्बाद हो जाती है। हस्पताल अगर इस तरह फ्लड के अंदर तबाह हो जाए तो वो 5-7 साल बाद बनता है, तो एक पूरी नस्ल जो है, और स्कूल्स के साथ भी ये होता है, एक पूरी नस्ल भी निकल जाती है बग़ैर तालीम के, बग़ैर सेहत के। तो ये जो मसले हैं ये पाकिस्तान जैसे मुल्क अब देख रहे हैं।
और वादा ये था तकरीबन 30 साल पहले का, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जब साइन हुआ था, जिसके नतीजे में ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती हैं और क्लाइमेट चेंज को काबू करने की कोशिशें की जाती हैं, उसमें वादा यही था कि बड़े ममालिक जो हैं वो अपनी ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेंगे। और चूँकि इन्होंने अपने पैसे तारीखी तौर पर ग्रीन हाउस गैसेस से ही बनाए हैं, वो पैसे जो हैं क्लाइमेट फाइनेंस के तौर पर गरीब मुल्कों को देंगे ताकि वो मुल्क जो हैं तैयारी करें क्लाइमेट चेंज की। ये वादे थे, वो वादे पूरे नहीं किए गए। जो बड़े ममालिक हैं, G20 जो इस वक्त है, आज भी 80% जो दुनिया में सालाना तौर पे ग्रीन हाउस गैस निकलती है वो G20 ममालिक से निकलती है। उन्होंने कोई कमी नहीं की और दूसरा पैसे भी नहीं दिए। तो वो ये वादे जब पूरे नहीं हुए तो आप देख रहे हैं कि दूसरे ये गरीब मुल्क जो हैं, बांग्लादेश, इंडिया, अब सारे सार्क के ममालिक, अफ्रीका के ममालिक, इन पे असर पड़ रहा है। मौसमी तब्दीली की वजह से इनकी मईशत पे असर पड़ रहा है, इनके लोगों पे असर पड़ रहा है। इनकी मईशत जो कि बैठ चुकी है, उनको अब क्लाइमेट फाइनेंस नहीं, अब लोन्स मिल रहे हैं। पाकिस्तान को तो लोन मिलते हैं क्लाइमेट फाइनेंस के लिए। अब तो हमें बताया जाता है वर्ल्ड बैंक, IMF हमें क्लाइमेट चेंज के पैसे दे रहे हैं। दिस इज़ नॉट फाइनेंस, दिस इज़ लेंडिंग मनी, और ये हमें गुर्बत की तरफ लेके जाएंगे। तो अगर लोग मौसमी तब्दीली को सही तरह समझें तो वो अपने गुस्से का इजहार जो है ना नहीं कर सकेंगे, बिकॉज ये इतनी सवियर चीज़ है, ये जो वादे तोड़े गए हैं। बिकॉज हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो अब ख़तरे में आ चुका है इनकी हरकतों की वजह से, इनके झूठ की वजह से। झूठ है। तो मैं जब इसके बारे में बात करता, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ, तो मैं थोड़ा सा इस वक्त रुक जाऊँगा, बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम अली। और ये बात इस तरह से सिंध गवर्नमेंट कहती है कि जिस सैलाब की आप बात कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान का $8 बिलियन का नुकसान हुआ है। नहीं, उससे ज़्यादा था। वर्ल्ड बैंक ने कुछ तकरीबन $35 बिलियन का कहा था, और वो अगर कर लें वो हमारी GDP का 10-12% बनता है। तो एक फ्लड, एक क्लाइमेट इवेंट की वजह से हमारी इकॉनमी के अंदर आप समझ लें किसी ने एटम बॉम्ब लगाया था। एंड व्हाट डिड वी गेट? वी गॉट IMF इन रिस्पॉन्स। तो शेमफुल। और हमें मेरे ख्याल में 2.5 बिलियन से ऊपर तो वो मिला ही नहीं। लैंडिंग हुई थी ज़्यादातर। एक जनीवा कन्वेंशन हुआ था मेरे ख्याल अक्टूबर-नवंबर 2022 के अंदर, जहाँ तकरीबन $10 अरब जो हैं वो प्लेज हुए थे, लेकिन वो ज़्यादातर लोन थे। और उस वक्त PDM की हुकूमत थी, उनके पास, आई मीन आई शुडंट से दिस, उनके पास और कुछ कहने को था नहीं, तो उन्होंने कहा जी देखें हम पैसे लेकर आए हैं, लेकिन वो पैसे एक्चुअली लोन थे। तो बिल्कुल ये सारे मसले हैं। अगेन हमने आज काफ़ी चीज़ें कवर की। इसके अंदर आपका स्मॉग का इशू जो है, बस सारी चीज़ जो है क्या कर सकते हैं कि इसमें कोई मुस्बत बात तो हमसे नहीं हो पाएगी, सारी मनफी नौयत की चीज़ें हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये बात जो है आवाम तक पहुँचे। और बाकी राफे बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। चीज़ें तो और बहुत हैं, लेकिन किसी और दिन हम मज़ीद चीज़ों को कवर करेंगे। यहाँ पर इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।